Hello everyone, greetings of the day. Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the class 11th Mathematics chapter number 2, that is relations and functions. What is the chapter name? Chapter name is relations and functions. अब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में पूरा हम स्टडी करेंगे आज. ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हमने रिलेशन के बारे में स्टडी करना है, तो वो चीज़ देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास ये जो रिलेशन फंक्शंस है, मैं इस चीज़ को आपको बता दूं कि क्लास 11th का ये मैथमेटिक्स है, लेकिन क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. वही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर है आपके पास, और हमारे पास क्लास 12th में ये फर्स्ट चैप्टर कहलाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो ध्यान में रखेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या है, इसमें क्या पढ़ना हमने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द टू फाइनाइट सेट्स, कि आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स का. उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल्स विद इटसेल्फ, क्या करना है, रियल्स का प्रोडक्ट करवाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसके साथ ही करवाना है, यानी कि अप टू आर इंटू आर यानी कि 3 बार. ठीक है जी. डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन क्या है ये हम स्टडी करेंगे. पिक्टोरियल डायग्राम्स क्या हैं ये स्टडी करेंगे. डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है. तो रिलेशन क्या है, रिलेशन का डोमेन क्या कहलाता है, कोडोमेन क्या कहलाता है, और रेंज ऑफ रिलेशन क्या कहती है. तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो ये है कि आपके पास सबसे पहली जो टॉपिक है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर. वो क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की अगर बात करेंगे हम, तो ये इफ़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज़ रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर कहता है कि जो एलिमेंट्स का जो जोड़ा होगा, पेयर जो होगा एलिमेंट्स का, अगर उसको आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, किसी खास ऑर्डर में लिखते हैं, देन सच ए पेयर इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. ऐसे पेयर को आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. ठीक है, क्लियरली कि अगर आपने ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बट ये ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, तो अब इसको जब हम फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. तो ध्यान दें, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ऑफ एलिमेंट्स कहता है जितना भी आपके पास ए बी जो है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है आपका, सारे एलिमेंट्स सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो आपके पास सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे, ए जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए के साथ, और जो बी होगा वो कैपिटल बी के साथ, यानी कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट एंड बी इज़ द एलिमेंट ऑफ बी सेट. ओके, is called the Cartesian product of sets A and B is denoted by A multiplied by B. अब ये जो चीज़ है क्या कही मैंने इंग्लिश में, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. फर्दर हम जैसे आगे आगे देखते जाएंगे तो आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी. ठीक है, तो इन सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे आपके पास इट कैन बी रिटन एज A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू curly bracket ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी curly bracket क्लोज. तो इस तरह से आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट करते हैं ए की वैल्यू आपके पास 1 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 4 5 है, देन आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई बी क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट. तो इस तरह से इसके पहले एलिमेंट के साथ इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और दूसरे एलिमेंट को भी इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है. तो उसी को आप
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहोगे तो 1 3 पहला सेट बनेगा, पहला पेयर बनेगा, 1 4 दूसरा, 1 5 तीसरा, फिर उसके बाद 2 3 पहला, 2 4 दूसरा, 2 5 तीसरा। तो इस तरह से बन जाएगा आपके पास A मल्टीप्लाई बाई B। उम्मीद करता हूँ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पता चल चुका होगा। अब रिलेशन के बारे में करते हैं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन आपके पास कहते हैं कि रिलेशन क्या है वो आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब आपके पास हम आगे फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ़िलहाल आज कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी डेफिनेशन में कैसे बताया इसने। तो रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने क्या माना? ए और बी जो हैं दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मीन्स उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। इफ़ ए सेट कंटेनिंग सम एलिमेंट्स then the set is known as non-empty set. Then a relation R from A to B, तब आपके पास R from A to B क्या होगा? रिलेशन R जो होगा वो A से B तक क्या होगा? वो एक आपके पास इज़ अ सबसेट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B। इट मीन्स क्या? इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ R इज़ सबसेट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जब फर्दर डिस्कस करेंगे वहाँ पे समझा दूंगा मैं आप लोगों को। फ़िलहाल आप इतनी डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पे। अभी बात करते हैं हम, चौथा पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस क्या है। नंबर ऑफ़ रिलेशंस किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। लेट करते हैं ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। कौन से? फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट मीन्स उनके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, ठीक है, और नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। अब कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली कहता है ए सेट में आपके पास m एलिमेंट है और b सेट में आपके पास n एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज़, कहते हैं तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे a और a टू b के वो क्या होंगे आपके पास कि 2 हैं तो 2 हो जाएगा। पावर क्या लग जाएगी? ए सेट के कितने एलिमेंट हैं? m है, और b सेट के कितने एलिमेंट है? तो n है, तो 2 रेज़्ड पावर mn हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये नंबर ऑफ़ रिलेशंस फाइंड आउट करने का फार्मूला बहुत ही अच्छा है और आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपका 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में भी है लेसन चैप्टर, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, ध्यान से इसको नोट डाउन करें। अभी बात करते हैं डोमेन क्या होता है। ठीक है जी, डोमेन क्या होता है? इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आपके पास आर जो है रिलेशन है ए से बी तक, देन द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, तब आपके पास जो सेट होगा सारे एलिमेंट्स का ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑफ आर इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। क्या कहोगे? तब आपके पास सारे के सारे ऑर्डर पेयर होंगे आपके पास आर के, वो क्या कहलाएंगे? आर के डोमेन कहलाएंगे। तो डोमेन आर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी, जब आपके पास उस, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट होगा, सेट देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो ऑल ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, पूरे ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर का, वो क्या कहलाएगा? वो आर कहलाएगा डोमेन ऑफ आर का। ठीक है जी, देखिए कैसे कि डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा सच दैट जो ए बी है वो बिलोंग्स करेगा आर से। कैसे बताते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास इस एग्जांपल के साथ में आपको डोमेन पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। देख लीजिए, ए जो है वो आपके पास सेट है 5 6 का, और बी जो है वो आपके पास है 1 2 3 5 है। रिलेशन क्या है? ए बी जो है ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करना है? ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 5। वैसे 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 5। ठीक है जी, अब ये बन गया जी आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कर दिया हमने इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि रिलेशन ये जो आर है आपके पास, आर क्या है कि ए बी जो है, ए प्लस बी जो है लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। मतलब हम ए प्लस बी करेंगे तो आपके पास वो 8 के बराबर भी और 8 से कम भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं बात करूँ 5 + 1, ए क्या है? 5 है, और बी क्या है? 1 है, तो 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो आपके पास कहीं ना कहीं 8 से कम है।
5 + 2 करेंगे तो 7 आता है, लेस देन 8 है। 5 + 3 करेंगे तो इक्वल टू 8 है। 6 + 1 करेंगे तो वो आपके पास कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, जो लेस देन 8 है। और 6 + 2 करेंगे तो इक्वल टू 8 है। तो ये आपके पास रिलेशन बताया था, इसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। तो डोमेन क्या होगा आर का, ये डोमेन क्या होगा आर का, वो ये होगा कि आपके पास डोमेन की बात आई, अगर डोमेन निकालेंगे इसका मतलब डोमेन आपका हो जाएगा मतलब पहले सेट के जो पहले एलिमेंट है, ये पहला सेट है और इसके एलिमेंट क्या है, 5 और 6 है। तो ये आपके पास डोमेन निकल गया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है, तो ये 5 और 6 है, ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ठीक है, बी सेट है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 5। 5 आपके पास 1 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 5 आपके पास 2 के साथ भी है, 5 आपके पास 3 के साथ भी प्रोडक्ट करेगा, 6 1 के साथ, 6 2 के साथ और 6 3 के साथ, 6 5 के साथ। लेकिन यहाँ पे जो शो करवाया है वो क्या है, वो ये है कि आपको बताना है कि रिलेशन क्या बन रहा है। आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। कौन सा रिलेशन बताना है, आपने रिलेशन बताना है कि a + b जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। इट मीन्स 5 + 1 6 हो गया, लेस देन 8 है। 5 + 2 7 है, लेस देन 8 है। 5 + 3 इक्वल टू 8 है। 6 + 1 7, लेस देन 8 है। 6 + 2 8 है। तो ये आपको करके दिखाया यहाँ पे रिलेशन, तो ये रिलेशन शो करवाया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी, ये वाली यही चीज़ हमने इधर डायग्राम के थ्रू भी दिखाई आपको रिलेशंस में। ठीक है जी, अभी बात करते हैं हम डोमेन। तो मैंने बता दिया, डोमेन जो होता है आपके पास पहले सेट जो होता है, पहले सेट के पहले सेट के एलिमेंट्स को ही आप डोमेन कहते हैं। अभी बात करेंगे हम रेंज की, रेंज क्या होती है, फिर कोडोमेन क्या होता है, वो सारा स्टडी करेंगे, फिर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी का, देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। यानी कि पहले क्या था, पहले में था कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले सेट जो सेट का मतलब आपके पास पहले एलिमेंट्स जो थे वो डोमेन कहलाते थे। अब क्या है, रेंज में आपके पास सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक है जी, वो ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, वो रेंज कहला जाती है। कैसे, जैसे कि इधर ऊपर था आपके पास डोमेन में आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या है, आर इज रेंज में आर इज इक्वल टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ए में पहला जो आपके पास सेट होता है, पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन हैं और दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज है। ठीक है जी, याद रख लें आप। अब फॉर एग्जांपल में इन्होंने एक रेंज इन द प्रीवियस एग्जांपल, पिछली वाली एग्जांपल में रेंज बताएंगे हम। तो पहले आपके पास ए क्या था, 5 6 था, और आपके पास क्या नाम है, बी क्या था आपके पास, 1 2 3 5 था। लेकिन रेंज क्या निकली, रेंज ये निकली कि आपके पास किस किस के साथ आपका जो फंक्शन बना, वो रिलेशन बना, वो बना 1 2 और 3 के साथ सिर्फ रिलेशन बना, तो ये रेंज हुई। बी ये 5 तो नहीं ना आया, इसका मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट आपके पास रेंज नहीं बनी, वही वाले एलिमेंट्स रेंज बनती है जिनके साथ आपका रिलेशन बनता है। ठीक है जी, 5 के साथ नहीं बना, तो इसलिए 1 2 और 3 ही आपका रेंज रहा। तो रेंज की समझ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अभी आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टडी करेंगे आज हम। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर से मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, इट इज़ द वीडियो विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ क्लासेस नॉन मेडिकल क्लास 11th एंड 12th। ठीक है जी, जो दोनों क्लास है ना नॉन मेडिकल की आपके पास, क्लास 11th और 12th, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिक्स की के लिए, जो आपके पास जहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टडी। अभी आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन सबसे पहले बात की गई है, और क्लास 12th में भी यही चीज़ टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ आप लोगों को कि क्लास 12th में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11th में अगर पढ़ोगे अच्छे तरीके से क्लास 12th में भी आ जाएगा। ठीक है जी, और रही बात 12th वालों के लिए, मैं ये कहूँगा कि क्लास 11th में मस्तियाँ कर ली कोई बात नहीं, पर 11th में मस्तियाँ कर ली कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 12th में मस्तियाँ ना करें। क्योंकि क्लास 12th के जो मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स कार्ड पे लगेंगे। ठीक है, और वही मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। ठीक है ना,
तो वो मैटर करते हैं आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके स्कॉलरशिप को क्या नाम है पाने के लिए। स्कॉलरशिप के साथ साथ आपके पास कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये है कि वो मार्क्स कार्ड आपके लिए हमेशा छप के रहेगा, वो आपकी पहचान होगी कि आप कितने इंटेलिजेंट्स थे। ठीक है जी, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि इंटेलिजेंसी का मतलब ये ही नहीं होता है कि मार्क्स कितने लगे आपके मार्क्स कार्ड पे। इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। ठीक है, मार्क्स तो मैटर, तब ये भी तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं मार्क्स मैटर करवाने के एक मार्क्स कार्ड पे। वो ये है कि तब आपके पास टाइम बॉन्डिंग, टाइम कितना टाइम का आपने केयर करी, कितना टाइम में आप पेपर अटैम्प्ट कर पाए नहीं कर पाए, आपके ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम और एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या आपको वो चीज़ याद आई कि नहीं आई जब आपने लिखना था। भले ही वो आपके दिमाग में है, आपके नॉलेज में है, बट एट ए टाइम वो आपके पास एग्जैक्ट टाइम पे याद आनी चाहिए। ठीक है, चलिए वो अलग बात है मार्क्स क्या है क्या नहीं है, बट बात ये है कि आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है जी, तो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप नॉलेज कितना रखते हैं। तो नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो मे गॉड यू ऑल क्लास 11th and 12th blessed with best. So we shall continue to our topic. The topic is क्या था, टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हमने। तो एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो फाई इज़ अ रिलेशन ऑन ए। फाई जो है वो क्या है, रिलेशन है ए के ऊपर, कॉल्ड द एम्प्टी और वाइड रिलेशन, जिसको एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कहेंगे। एज क्यों कहेंगे, क्योंकि फाई जो है वो सबसेट है किसका, ए मल्टीप्लाई बाई ए का, ए मल्टीप्लाई बाई ए का। जब आप ए मल्टीप्लाई बाई ए कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है, फाई मिल रहा है। तो उसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। मीन्स कुछ भी रिलेशन नहीं मिला आपको, ज़ीरो मिला वहाँ से। जब ज़ीरो मिलेगा आपको तो मतलब क्या हो जाएगा, आप उसको एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कहेंगे। ठीक है जी, अब है दूसरा आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई ए जब आप करोगे तो इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन तभी कहलाएगा जब आपके पास क्या हो जाएगा कि ए मल्टीप्लाई बाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए। मीन्स जब ए मल्टीप्लाई बाई ए करते हो तो आपके पास जितना ए मल्टीप्लाई बाई ए के एलिमेंट्स हैं उतने ही आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई ए में मिलेंगे, सबसेट भी उतना ही आएगा। तो इट मीन्स यूनिवर्सल का मीन्स होल, पूरा आता है। ठीक है जी, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अभी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ आई ए से डिनोट किया जाएगा, उसको कहा जाता है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स वहाँ पे क्या हो जाता है, ये ए जो होगा सेम जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं एक सेट में, वो क्या होगा, वो आपके पास उस क्या नाम है रिलेशन से बिलोंग करेंगे, और वो जो ए होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए से। ये भी बताएंगे आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो ये चलो बाद में बात करते हैं, फिलहाल आप इतना सब याद रख लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं और क्या चीज़ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब आपके पास किसी ए सेट का हर एक एलिमेंट जो होगा वो अपने आप से ही रिलेट करे, तो जब अपने आप से रिलेट करेगा तो उसको क्या कहोगे आप, उसको ही तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहोगे, जिसको आप कहोगे कि ये ए सच दैट ए जो है वो बिलोंग्स करेगा ए, तो वो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन ही कहेंगे आप। ठीक है, बट फ़र्क थोड़ा सा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में, वो देखो। अब आगे करते हैं बात। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, रिलेशन आर जो है वो एक सेट ए पे है, इज सेट टू बी आ सिमेट्रिक रिलेशन, उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहोगे आप। इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि जिसको आप इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब सिर्फ और सिर्फ कब, जिसको आप शॉर्टकट में इफ़ एंड ओनली इफ़ को IFF भी लिखते हैं, वो कब होगा, जब आपके पास ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा ए से आर से। किससे, ए बी जो है रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज आपके पास बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो आपके पास बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो तब जाके आपके पास रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है जी, अब आपके पास बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है ये बात करते हैं हम। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लास 12th में आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही पूछा गया, इक्विवेलेंसी पूछा गया, लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको आगे फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बात करेंगे तो आपके पास ए बी जो है वह बिलोंग करता है अगर आर से, बट बी ए जो है अगर बिलोंग नहीं करता आर से, तो इसका मतलब फॉर ऑल ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तब आपके पास ए क्या होगा, बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और क्या हुआ आपके पास, अगर ए बी बिलोंग कर रहा था आर से और बी ए जो है बिलोंग नहीं कर रहा था आर से, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है ये। ठीक है जी। अभी बात करते हैं सेकंड को कि ए बी जो है बिलोंग करता है आर से और बी ए जो है बिलोंग करता है आर से। यहाँ पे दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, ये सिमेट्रिक हुआ, ए इक्वल टू बी। तब आपके पास ऊपर वाले में क्या था कि ए इक्वल टू नहीं था बी के, यहाँ पे ए इक्वल टू बी है और फॉर ऑल ए बी जो है बिलोंग्स करेगा ए के साथ।